तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। पीछे धूम धड़ाका देखा था आपने डीजे का, और कुछ टेक्निकल इश्यू से अब वापस आगे की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ मम्मी पापा है। दैट मीन्स एम मतलब हो गया सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, और पी मतलब हो गया आपका प्रेशर, पी हो गया प्रेशर। अरे भाई सीधी सीधी बात, अरे यार गैस तब घुलेगी जब प्रेशर ज्यादा होगा बेटा। घर पर भी तो देखो आप, मम्मी प्रोपोर्शनल टू पापा है। मम्मी का जब दबाव पड़ता है तो पापा कैसे भागते हैं, जोरदार भागते हैं और आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारी नहीं मानने वाली होती है, जो कंडीशन शर्तें हमारी नहीं मानने वाली होती है, मम्मी के प्रेशर से वो शर्तें अपने आप पूरी हो जाती है। एज लाइक सेम, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर तो अपने को रखना ही है। तो क्या लिखोगे, व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किसे कहते हैं बेटा, तो हेनरी लॉ कहोगे 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर, solubility of gas increase। ठीक है, दिस इज हेनरी लॉ। ये क्या हो गया आपका, हेनरी लॉ हो गया। चलिए उसके बाद आगे की बात करते हैं। हेनरी लॉ सब बच्चों को क्लियर है। अब इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है, तो m प्रोपोर्शनल टू p, और जब इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, m इक्वल्स टू kp, वेयर k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बन गया आपका, k क्या बन गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बन गया। एक आता है kh हेनरी लॉ, और एक आता है k, इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अगली क्लास में अगले अपने लेते हैं, अगले पीपीटी में अपन लेते हैं। देखिए अगला क्या आपका, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, एक मिनट थोड़ा सा इसको, तो अगला टॉपिक इसमें अपन लेते हैं अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट तुम्हारा क्या होता है, वैकल्पिक कथन बोलते हैं बेटा इसको। तो सुनो, m प्रोपोर्शनल p है। सपोज करो सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शंस क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो आपने कह दिया लेट्स, सॉल्युबिलिटी जो आपके पास है, सॉल्युबिलिटी को आपने क्या सपोज किया, x मतलब मोल फ्रैक्शन। तो जो आपका प्रेशर है, वो आपका जो प्रेशर है वो भी पार्शियल प्रेशर P से डिनोटेड होगा। किससे डिनोट होगा, P से डिनोट होगा। और तब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, P बराबर कच्ची गैस निकालो, P बराबर कच्ची गैस। ट्रिकों को याद करते जाओ। हेनरी लॉ मम्मी पापा है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट या न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या है बेटा, P बराबर कच्ची गैस। तो देखो P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स गैस, ये आपका फॉर्मूला आ गया। जब भी हेनरी लॉ का क्वेश्चन आए तो आपको P बराबर कच्ची गैस से करना है, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। यहां KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट हो गया। चलो आगे सोल्व करो। तो बोलो x गैस बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, x गैस बराबर लिख सकता हूं P अपॉन KH। क्या आप जानते व्हाट मीन्स x गैस, x गैस क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मोल फ्रैक्शन। एग्जैक्ट है बेटा, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल भिन्न, मोल अंश कहते हैं इसको, एग्जैक्ट है। अब x का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। सीधा ध्यान रखो, मोल फ्रैक्शन खुद के मोल बेटा, कुल मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन x गैस इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो x गैस की जगह आप पुट कर सकते हैं n अपॉन n प्लस n। अगला डिनोमिनेटर नीचे हर के पद में n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं अगेन, x गैस इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल n। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट हो गए। अगला स्मॉल n क्या है बेटा, स्मॉल n है मोल ऑफ गैस, गैस के मोल है। और कैपिटल N क्या है बेटा, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट।
और मोल का फॉर्मूला तुम अच्छे से जानते हो, क्या? ग्राम में अमाउंट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल हो गया आपका, मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू फॉर्मूला, ठीक है। एक्सिस में अलग से इसको लिख ले, मोल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ग्राम अमाउंट अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कह दो, मोलिकुलर वेट कह दो, तो ग्राम में मात्रा बटा क्या हो गया? अणुभार हो गया। ये है हेनरी लॉ। अब कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन के एंड के एच, के और के एच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखना, अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, अच्छा टॉपिक है ये, कई बार आ चुका है, रिलेशन बिटवीन के एंड के एच, के एंड के एच। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड हेनरी कांस्टेंट, क्या समानुपाती स्थिरांक और हेनरी स्थिरांक में क्या संबंध है? तो देखिए, संबंध की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप प्रीवियस पेज पे जाओ और आपको देखा होगा, एक तो है m इक्वल्स टू के पी, पहला तो ये, दूसरा क्या बरा बेटा? P बराबर के एच इंटू एक्स गैस। मैं दोनों में सोल्यूबिलिटी लिखना चाहता हूं, तो इसमें सोल्यूबिलिटी का टर्म्स क्या है? m, और m बराबर आ रहा है Kp, मतलब प्रेशर से कांस्टेंट गुना है, इनटू है, और इधर गैस का स्टेप क्या है बेटा? x गैस, तो x गैस हो गया P अपॉन के एच। ध्यान दो, यहां पर कांस्टेंट का भाग लग रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, और वहां इनटू हो रहा है, दैट मीन्स K एंड के एच आर रेसिप्रोकल, क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो रिलेशन बन गया K इक्वल्स टू 1 अपॉन के एच, और क्या बन जाएगा? के एच इक्वल्स टू 1 अपॉन के। ये इसमें आपका रिलेशन आ गया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे के वित क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रपोज है। अब कई बार क्वेश्चन आता, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बढ़ गई, तो गैसों की सोल्युबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन आता है कई बार। तो जाओ रिलेशन में, क्या देखा? एक्स गैस, यहां से एक्स गैस इन्वर्सली प्रपोज ऑफ 1 अपॉन के एच। तो जब बेटा तुम के एच की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो गैसों की सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो स्टार पॉइंट ध्यान रखना, क्या? हेनरी कांस्टेंट अगर बढ़ गया तो आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। खास बात यह है, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं, जो हेनरी लॉ ने दिया, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? तो देखो, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्या? लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है? तो देखो, पहली बात, गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक। कैसा है? एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव है। अब डेल्टा एच नेगेटिव है तो लोअर टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारा? फेवरेबल होगा। कैसा होगा? फेवरेबल। बट इतना प्रेशर लो नहीं हो जाए कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो। प्रेशर लो तो हो बट नॉट मस्ट बी वेरी लो, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे? पहली लिमिटेशन ये है आपकी, क्या? टेम्परेचर नॉट मस्ट बी वेरी लो। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। कम ही हो, बहुत ज्यादा कम नहीं हो, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। अगला दूसरा पॉइंट क्या आपका? प्रेशर कैसा होना चाहिए आपके पास? प्रेशर हाई होना चाहिए। प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। देखा था तुमने, M प्रोपोर्शनल टू P, मम्मी पर पापा पर मम्मी का दबाव, उससे रिएक्शन क्या होती है? फास्ट। तो आपका प्रेशर ज्यादा हो पर बहुत ज्यादा भी नहीं हो। ज्यादा प्रेशर डालने से गड़बड़ भी हो सकती है घर में भैया, तो प्रेशर ज्यादा ही हो, बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखोगे आप? प्रेशर नॉट मस्ट बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए,
टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो। अब तीसरी बात, हेनरी लॉ में होता क्या है बेटा, ज़रा देखो आप ध्यान से। गैस डिजोल्व हो रही है किसमें, लिक्विड में। अरे भैया गैस डिजोल्व हो रही है लिक्विड में, तो लिक्विड में जगह होनी चाहिए कि नहीं, घुलने के लिए उसमें क्या चाहिए, उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रॉपर उसको स्पेस चाहिए। अगर पहले से लिक्विड में आपके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पास पास है और वो गाढ़ा है, यूं मतलब उसकी वैस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या घुल जाएगा, क्या वो घुलने में कैसा होगा आपके पास, नहीं आएगा, मतलब डिजोल्व नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, डाइल्यूट होना चाहिए ताकि उसमें घुलने के लिए जगह रहे। ठीक है, तो यहां पर होगा आपका सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। विलियन कैसा होना चाहिए बेटा, तनु होना चाहिए, हिंदी में इसको कहते हैं तनु होना चाहिए, आसानी से घुलने वाला। और चौथी चीज, गैस घुल रही है लिक्विड में, केवल घुले ही, कोई दूसरा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर ले। दैट मीन्स हेनरीज लॉ ऐसी गैसों पर अप्लाई होता है जो गैसिस फेज में और लिक्विड फेज में सेम केमिकल कंपोजिशन रखती हो, ये नहीं घुलने के बाद और कुछ बन जाए। ठीक है, तो क्या कहोगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैस मस्ट बी या रिमेन्स सेम। ठीक है, गैस रिमेन्स सेम, ऐसे कर लो आप, रिमेन्स सेम, वो क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए, या मस्ट बी सेम, वो सेम रहना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। ये है आपका हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ और उसकी लिमिटेशन आप समझ गए, किसे किसे कहते हैं, हेनरीज लॉ कैसे बनता है, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है। अब इसकी जरा एप्लीकेशन भी देख लो बेटा, एप्लीकेशन में क्या आएगा, तो देखना एप्लीकेशंस, तो अगला आ गया एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ बताओ क्या हो सकती है। एप्लीकेशन यूं है, जैसे सोडा वाटर, अभी गर्मी का टाइम है, पसीना आ रहा है, ठीक है, और पसीने को भगाने के लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कई लोग हार्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हैं भैया, पर ज़्यादातर तो आप बच्चे ही हो, और बच्चे लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का ही मज़ा लेते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या है भाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेटा यूं है, देखो उसमें लिक्विड होता है, सोडा तो पिया ही होगा यार शाम के टाइम जाके, सोडे में क्या होता है आप देखते हो, बोतल होती है, और उस बोतल में क्या CO2 डिजोल्व होती है पानी के अंदर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ आपका लिक्विड है, ये लिक्विड, और लिक्विड में क्या घुला हुआ है बेटा, CO2 गैस घुली हुई है। तो सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 क्या होती है, लिक्विड में डिजोल्व होती है, और उसको कैसे करते हैं, हाई प्रेशराइज पर करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पहला ही क्या हो गया, यूज इन हेनरी लॉ, किसमें यूज आ रहा है, यूज इन सोडा वाटर, या बोल दो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, मिरिंडा, इन सबको बनाने में। नेक्स्ट अगला देखो, वेरी मोस्ट, कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसका, और अच्छे से बच्चा याद कर ले। देखो बेटा, एक होता है बेंड्स डिजीज, होता है बेंड्स, यहां पर तो एक तो पूछता है बेंड्स, और एक पूछता है मिक्स्ड ऑक्साइड किसे कहता है, ये दो चीजें पूछता है। तो देखो हेनरी लॉ कैसे लगेगा, सपोज करो आपके बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, कभी लॉकडाउन चल रहा है, और इस ग्रुप में बेटा आप घूमने चले गए समुद्र के किनारे, गोवा चले गए, और गोवा चले गए तो वहां पर ये समुद्र है आपका, और ये समुद्र में क्या बेटा, पानी है, ऐसा ये पानी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, वो स्टाइलिश मारते हैं ज़्यादा, तो स्टाइलिश मारते हैं तो घर से, क्योंकि भाई दिखना भी चाहिए, जो बच्चा घूमने गया है फोटो अच्छी आनी चाहिए, और कुछ अच्छा आना चाहिए, जो भी है। तो वो गले में क्या किया, उन्होंने सोने की चेन पहन ली, और वो नाव में बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, ये उनकी बोट थी, और बोट में वो बच्चे बैठ गए। चलिए, ये एक बच्चा, दो बच्चा, ऐसा है, और उनमें से एक बच्चा वो है जिसने गले में चेन भी पहन रखी है, स्टाइलिश बच्चा, ठीक है। अब स्टाइलिश बच्चे ने कहा यार गले में चेन है, बाहर से उसका पिक्चर नहीं आ रहा है, चमक नहीं रहा है, लोग देख नहीं रहे, तो क्या किया जाए। तो देखो बेटा, उन्होंने देखने के लिए क्या किया,
उन्होंने देखने के लिए उस रिंग को लिया और हाथ में घुमाने लगा। हाथ में जो रिंग थी वो समुद्र में गिर गई, अंदर तक चली गई। मैं आपको हेनरी लॉ का दूसरा यूज बता रहा हूँ, एप्लीकेशन अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। तो चेन कहाँ चली गई? इन दी सी वाटर, डीप सी वाटर में चली गई। और बच्चा रोने लगा, आंसू गिरने लगे। आंसू को अलग बना देते हैं व्हाइट से, ये आंसू गिरने लगे बेचारे के, गिर गए आंसू। अब यहां से एक गोताखोर आया, स्कूबा डाइवर ने कहा, बोल रहे भाई क्यों रो रहा है? तो बच्चों ने बता दिया ऐसा ऐसा हुआ। तो कहा यार नो टेंशन, चेन कितने की थी? उसने कहा सर 70,000 की थी। और कहा 5,000 रुपये मुझे दे दे, मैं निकाल लूंगा। तो देखो बेटा, स्कूबा डाइवर्स क्या करता है? इसमें जंप करता है। क्या करेगा? जंप करता है। और बच्चा जानता है कि जितना डीप गहराई में जाएगा प्रेशर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ, गैस क्या होगी? इसमें डिसॉल्व होगी। नीचे जाने पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर गिरने से क्या होगा? गैस क्या होगी? उसमें डिसॉल्व होती चली जाएगी। और डिसॉल्व होकर कहाँ जाएगी? उस स्कूबा ड्राइवर्स के शरीर में इंटर करेगी। अब शरीर में इंटर किया तब तो कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, पानी के अंदर O2 भी डिसॉल्व होती है, प्लस N2 भी क्या होता है बेटा? डिसॉल्व होता है। दोनों ही चीजें उसमें डिसॉल्व है, डिसॉल्व N2 और O2, ठीक है। उस स्कूबा डाइवर्स के, उस आदमी के शरीर में इंटर करती है। अब जैसे ही वो वापस उस चेन को कलेक्ट करके ऊपर आने वाला होता है, क्या होगा? ऊपर आने वाला होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस की वापस सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो शरीर से बाहर निकलेगी। बट हमारे टिश्यूज में और किसमें? सेल्स में, वो जो आपके पास डिसॉल्व O2 बबल्स के रूप में क्या हुई थी? अंदर चली गई। वो जब वापस बाहर निकलती है तो क्या करती है? वो आपके सर्कुलेशन में, ठीक है, बाधा उत्पन्न करती है, सर्कुलेशन को खराब कर देती है। और इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या एयर प्रेशर की कमी से डिसॉल्व N2 गैस जब वापस शरीर से एग्जिट होती है तो उस समय वो क्या करती है? सर्कुलेशन में एक बैरियर पैदा करती है, एक अवरोध पैदा करती है, और उससे बनने वाला डिजीज क्या कहलाता है? आपका बैंड्स कहलाता है। अब तुम्हें बैंड्स से निपटारा लेना है तो स्कूबा डाइवर्स इससे बचने के लिए पीछे की तरफ क्या डालते हैं? एक सिलेंडर डालते बेटा, और वो सिलेंडर कैसा होगा? मिक्स्ड ऑक्साइड का होगा, जिसमें N2 भी रहेगी, जिसमें O2 भी रहेगी और हीलियम भी रहती है। तो देखो N2 कितनी होगी बेटा? ये तो होगी 32.1%, 32.1%। इसका परसेंट होगा 56.2, 56.2%। काउंट कर लो, ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से 11.7। तो देखो ये तो 1 हो गई, ये 9 और 1 10 हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। N2 56.2, O2 होता है 32.1 और हीलियम होता है 11.7%। दिस इज बैंड्स। बैंड्स किसे कहते हैं? जो बबल्स के रूप में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो उससे सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होगी, टिश्यू और हमारा जो शरीर है वो एकदम क्या कर देता? ब्लॉकेज हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? बैंड्स डिजीज कहते हैं। और बचने के लिए क्या करता है स्कूबा डाइवर्स? मिक्स ऑक्साइड को लेता है। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी पूरी। एक और होता है बेटा तीसरा, एक आपने नाम सुना होगा एनॉक्सिया। व्हाट इज एनॉक्सिया? तो जैसे अनोक्सिया क्या होता है? बायोलॉजी का टर्म सही है। जैसे जैसे आप बेटा हाईली एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो हाईली एल्टीट्यूड्स पर जब आप जाओगे तो क्या होगा? एयर प्रेशर की कमी होगी। नीचे गए तो एयर प्रेशर बढ़ा, ऊपर गए तो प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम हो गया। और जब प्रेशर कम हुआ तो जो एयर है हमारे शरीर में वो इंटर कम करेगी, तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाला डिजीज क्या कहलाता है? अनोक्सिया। हाईली एल्टीट्यूड्स पर एयर प्रेशर की कमी से क्या होगा? एयर कम हो जाएगी, और कम होने से डिसॉल्व भी कम होगी। प्रेशर कम है तो डिसॉल्व भी कम होगी, और कम है तो इससे जो रोग बनता है उसको आप बोलते हो एनॉक्सिया। ये हो गया हमारा एनॉक्सिया डिजीज, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? हेनरीज लॉ आपका क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो गई। तो अब हेनरीज लॉ पे अपन न्यूमेरिकल जो है और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो डिटेल्स है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहां तक आप स्टडी कर लो बेटा। थैंक यू।